गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का द क्लासमेट गुरु में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, आप हमें डेली फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम आपका सारा जो पिछले हफ्ते का पूरा भी जो भी करंट अफेयर्स रहा है पूरा पिछले हफ्ते का वो सारा डिस्कस करूंगी, और जो आज इंपॉर्टेंट रहा है वो भी डिस्कशन होगा। तो आपका एक साथ सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका डेली वीडियोज देखना नहीं चाहते, कुछ होते हैं कि भाई एक हफ्ते में एक बार देखेंगे और सारा कवर कर लेंगे। तो इसलिए मैं हर हफ्ते एक हफ्ते वाला पूरा वीडियो बनाती हूँ ताकि सारा आपका एक साथ कवर हो जाए। आज कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि हम आज डेली प्रैक्टिस होती है 4-5 क्वेश्चंस का वो भी हो जाए। और आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं, द हिंदू में हो गया, किसी और न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहा है वो भी ऐड किया है। तो थोड़ा लंबा होने वाला आज का हमारे सेशन, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर कोई न्यूज़ ऐसी होगी ना जो लगेगा कि बहुत रिपीटेड मोड में चल रही है तो उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। लगेगा कि मैंने पिछले दिनों में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। बस आपका हेडिंग बता दूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आपने हमारी अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि हम बहुत सारे आपको ऑफर्स दे रहे हैं, 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है हमारा, तो अप टू 50% ऑफ दे रहे हैं हम आपको। टेस्ट सीरीज हो गई, हमारी लाइव क्लासेस हो गई या ऑफलाइन क्लासेस हो गई, सब में हम ऑफ दे रहे हैं। आर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, बहुत कम प्राइस में है। तो आप एक बार हमारी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन पे जाकर चेक कर लीजिए, ताकि आपको ऑफर्स के बारे में जानकारी सारी मिल जाए, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो है, हाल ही में किस मंदिर में गोल मेला का आयोजन किया गया है। गोल मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं हमारा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, जगन्नाथ मंदिर उधमपुर। ये उधमपुर जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो बोलना जो गोल मेला हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जगन्नाथ मंदिर में, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है, ओडिशा वाले में नहीं है, आपको याद रखना है। ये जम्मू कश्मीर वाले में गोल मेला हुआ है, आपको हाल ही में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ है, ये जूझ, ठीक है, आप याद रखिएगा। जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? एक भैंसों की लड़ाई जैसे है जो तेलंगाना में होता है ना, एक पोंगल पर मनाते हैं, उसमें लड़ाई तो नहीं करते हैं, मतलब जानवरों के, उसमें शायद सांड का यूज़ करते हैं, उसमें उसको कंट्रोल करना होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट वे में मनाते हैं, भैंसों की लड़ाई कराते हैं। जो मेल फैक्ट होता है भैंस, उसको लड़ाई कराते हैं। तो पूछ रहा है कहाँ पर कराते हैं? 9 साल बाद अभी आयोजन किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ना इसको बंद करा दिया, मतलब 9 साल पहले कुछ इशू क्रिएट हुआ था इसको लेकर के। जो एनिमल वेलफेयर वाले होते हैं उन्होंने कुछ केस किया था, या बोला था कि ये थोड़ा सा मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर एनिमल्स के विरोध में चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में फिर से शुरू किया गया है, तो 9 साल बाद शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख रहा है, मिजोरम है, मणिपुर है, आसाम है, नागालैंड है। तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया आसाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। आसाम में ये 2 भैंसों की लड़ाई होती है, इसको नाम है मोहजुज नाम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन का जो मैंने कल पढ़ाया था आपको अच्छे से, हाल ही में पक्के पागा होगा, ठीक है। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सही हमारा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। ये जो पक्के पागा होता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था आपका, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, जनवरी माह में होता है, ठीक है। और इसके अलावा नागालैंड में होता है, दिसंबर में होता है नागालैंड में। उसको भी हार्नबिल फेस्टिवल बोलते हैं, उसको फेस्टिवल्स ऑफ द फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो हॉर्नबिल जो एक पक्षी है वो है अरुणाचल प्रदेश का पक्षी है, राजकीय पक्षी है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। आपको याद रखना राजकीय पक्षी कौन कौन सी स्टेट का है। ये हॉर्नबिल जो है पक्षी एक अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। दूसरा क्या है? केरला का है। केरला का भी जो नेशनल बर्ड है, सॉरी स्टेट बर्ड है, वो है क्या? हॉर्नबिल है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए मुझे नागालैंड का जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। इसमें देखिए 2 चीज़ और भी ऐड की हैं। अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले के तेईजोसा में 89 जनजाति के लोग इस उत्सव को मनाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की जो पक्के पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करती है? 89, ठीक है। ये कुछ बुक्स हैं, बुक्स के राइटर्स हैं, वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। आदित्य भूषण है, गट्स एमिडेस्ट, ब्लड बाथ बुक्स, ये सारी बुक्स वगैरह हैं जो हमारी 6 महीने में मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं। मतलब पूरी नहीं है, सिर्फ ये 10 हैं। तो जो भी डेली होगा मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी, 10 बुक्स जो हमारी 10-10 करके जितने भी बुक्स हमारी पिछले 6 महीने में न्यूज़ में रही हैं वो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये 10 हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसको पढ़ करके मैं आपको बताऊँ, उसमें आपको कुछ हासिल होगा नहीं, वो बहुत आउटकम होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सारा रख दिया है, ठीक है।
आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ इस बुक के राइटर ऐसे थे, इस बुक का ये राइटर जो है इन्होंने शायद ऐसी बुक लिखी थी, कुछ ना कुछ आपके ना माइंड में रह जाएगा। तो ऑप्शन देख के जब आपका एग्जाम में पूछेगा तो ऑप्शन देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह राइटर्स वगैरह के क्वेश्चन ना आपके जो आर के एग्जाम हो गए इन सब में बहुत पूछा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है, बहुत लेटेस्ट न्यूज़ में था इसलिए मैंने ऐड किया है इसको क्वेश्चन के फॉर्म में। ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अमित शाह, जगदीप धनखड़। तो इसके सही आंसर क्या है, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, आत्मनिर्भरता की राह। ये बुक भी ये जो आत्मनिर्भरता की राह जो है ना, ये इसका हिंदी संस्करण है। तो अगर आपसे पूछे ये चाहे तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी, या फिर पूछे उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह ये किसने लिखी, दोनों ही इन्होंने ही लिखी हैं। ये इंग्लिश है, ये हिंदी एडिशन है, ठीक है, आपको याद रखना ये सारी चीज़ें। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज की ही न्यूज़ में था, मुझे इसके अलावा शायद ज़्यादा लगा नहीं तो मैंने इसको सिर्फ ऐड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, हाउ डू यू प्लान टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो राजस्थान हो गया, मेनली राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे ही रहता है, तो वो ना क्रिटिकली बहुत इंडेंजर्ड है, उनकी स्पीसीज बहुत कम हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से कि ये जो स्पीसीज गायब हो रही है, बहुत इंडेंजर्ड है, लोग इसका शिकार कर रहे हैं, मर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो आप इसको कैसे सेव करेंगे, आप अपने तरीके बताइए। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है, कहाँ मिलता है, और मतलब इसकी कैसी लोकेशन कहाँ है, कैसी चीज़ें, सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। कोर्ट ने कहा है MK रणजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की सभी मामलों में जहां बिजली परियोजनाओं में ओवरहेड लाइनें मजबूत हैं सरकारें। देखिए क्या होता है ना, जैसे बिजली की तारें होती हैं, ज़्यादा डेथ कैसे हो रही है, जो बिजली की तारें होती हैं वो इतनी हाई वोल्टेज होती हैं, इतना हाई वोल्ट होता है उनमें ना, ये पक्षी बेचारों से टकराते हैं और बिजली के झटके खा करके बिल्कुल मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डेथ ना इसी रीजन की वजह से हो रही है। तो वही देखा जा रहा है कि जहाँ पे अगर ये किसी एरिया में ये रहते हैं, वहाँ पे उड़ते हैं, वहाँ पे उनका अधिवास है, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ जो बिजली की तारें उनको आप कवर करके रखें, ताकि अगर बैठें उस पर या टकराएँ तो उनकी डेथ ना हो, इसलिए वही ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। मिलता कहाँ कहाँ है, देखो राजस्थान में मिलता है, गुजरात। ओवरहेड केबलों को भूमिगत बिजली लाइनों में बदलने की विचाराधीन है। मतलब गुजरात सरकार क्या सोच रही है कि जो बिजली की लाइन है वो अंदर का मतलब मिट्टी के अंदर दबा करके हम आगे स्टार्ट कर दें। भूमिगत मतलब होता है कि जैसे तार हम देखते हैं आसमान में, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि तारे ज़मीन के अंदर जाएं, तो वही बोला उन्होंने कि हम भूमिगत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या हम देखते हैं, कॉमन नेम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। साइंटिफिक नेम क्या है, अडियोटिस निग्रिसेपस, अग्रियोटिस निग्रिसेपस नाम है। पॉपुलेशन क्या है, 300 है। इंडिविजुअल्स हैं एज पर IUCN 2012, IUCN रेड लिस्ट में है, थ्रेटन्ड है स्पीसीज, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में है ये, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज के अंतर्गत आता है। ऑल ओवर इंडिया में 300 इसकी लगभग संख्या बताई गई। 300 मतलब बहुत कम है, कोई पक्षी 300 है, पक्षी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतनी कम जनसंख्या बची है, उनकी थ्रेटेंड है। स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड जैसे कभी भी गायब हो सकता है, उनका हैबिटेट गायब हो गया, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो घोंसले बनाते थे, बच्चे देते थे, वो चीज़ें ही गायब हो गई हैं उनके एरिया से, ठीक है। हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ रहते हैं ये, ड्राई ग्रासलैंड में रहते हैं, सूखा जो घास मैदान होता है, या फिर स्क्रब्स। देखिए राजस्थान में अगर कोई चीज़ रह रही ना, तो इसका मतलब वो ड्राई जगह पे ही रहती है, ठीक है। थ्रेट्स क्या हैं, उनको खतरे क्या क्या हो रहे हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल स्टेशन। क्या हो रहा है, उनको बहुत सारे खतरे हो रहे हैं, उनके जो हैबिटेट को बहुत सारे खतरे हो रहे हैं। क्या हो रहा है, किसानी लोग खेती कर रहे हैं तो उनके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, या कोई डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ से सड़क जा रही है, या कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है,
ब्रिज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ऐसी चीज़ें बन रही हैं, डेवलपमेंट जो हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है या कम हो रहा है, इनका एरिया सिंक हो रहा है, इसकी वजह से भी ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसके बारे में और भी चीज़ें ऐड की गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे इससे पूछेगा, इस लिस्ट से पूछेगा। देखिए, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाई बर्ड एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का स्टेट बर्ड है। इसके अलावा सबसे हैवीएस्ट बर्ड है जो उड़ सकता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज। इसको हमेशा घास के मैदान में ज़्यादा रहने वाली स्पीसीज के बारे में स्पीसीज मानकर चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी। अगर कोई घास का मैदान कहीं पर है और ये वहाँ पे रह रहे हैं, जितनी ज़्यादा इनकी जनसंख्या होगी वहाँ पर, तो उससे पता चलेगा कि वो घास का मैदान जो या वो जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजी वहाँ पे जो इन्वायरमेंट पूरा है वो अच्छा है। अगर अच्छा है तो इनकी जनसंख्या अच्छी रहती है। अगर वहाँ के इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होता है, तो इन्वायरमेंटल कोई चेंज होता है तो इनकी जनसंख्या भी कम होने लगती है। तो एक तरीके से ये एक सिग्नल का काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैबिटेट बताया आपने, अटनैम्ड एरिस एरिड ग्रासलैंड, थोड़ा सा सूखा। एरिड मतलब होता है जहाँ पे थोड़ी नमी कम हो, सूखी जगह हो। ठीक है, अ मैक्सिमम नंबर ऑफ GIB वर फाउंड इन जैसलमेर एंड द इंडियन आर्मी कंट्रोल फील्ड फायरिंग रेंज नियर पोखरण राजस्थान। देखिए, जो जनसंख्या इनकी बची हुई है ना, कुछ जनसंख्या बची, उसका रीज़न ये भी है कि जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर तो पाकिस्तान के लोग भी शिकार बहुत करते हैं, तो वहाँ पे बॉर्डर जो हमारी बनी हुई है और वहाँ पे हमारे बहुत सारे सैनिक तैनात रहते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे सैनिक वगैरह रहते हैं, तो लोग शिकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो थोड़ा सा बच गया। अगर वो सैनिक नहीं होते, लोग वहाँ पे घूमते, किसानी करते या जानवर चराने आते, तो हो सकता है कि शायद और भी जनसंख्या इनकी कम हो जाती है। अदर एरियाज़ क्या हैं, गुजरात में मिलता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जो GIB हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, वो हमारे इंडिया के कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, कौन कौन सी जगहों पर मिलता है, तो गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे 4 हैं। राजस्थान तो मिल ही रहे हैं, वहाँ पे उसका स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, स्टेटस मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां काम करती हैं ना, जो बताती हैं कि कौन सा पक्षी, जीव जंतु जो है वो कितना खतरे में है या कितना सेफ है, उसकी एक तरीके से उसका डाटा शेयर करती है। उसमें देखिए क्या है, IUCN ने क्या बोला है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, IUCN इंग्लिश में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इसे, तो सेम ही हो जाता है तरीके से। कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीज में है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ये CMS क्या होता है, जो बर्ड होती है ना कि अपना एक सीजन यहाँ रहती हैं, दूसरे सीजन दूसरी जगह जाती हैं, तो उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, उसमें इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 जो हमारा है, वहाँ पर शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो मतलब हर जगह बहुत ही खतरनाक स्थिति है इसकी। ठीक है, तो ये आप जो आर्टिकल मैंने पीछे बताया आपको, उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर चर्चा में रहा है तो 100% आपका क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। मतलब कुछ ना कुछ घुमा फिरा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखते हैं नेशनल न्यूज़ हमारी जो रही है आज, मतलब पूरे हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ रही है उसको हम पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पर। पहला हमारा क्या है, मेघालय खेलों का उद्घाटन। मेघालय में बहुत सारे खेलों का उद्घाटन हुआ है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है हमारी ये। क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने तुरा मेघालय में 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है, जिसमें विशेष रूप से उपनिवेशी क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभा का समर्थन की बात की गई है। तो आपसे अगर पूछे कि हाल ही में, ये एक तरीके से स्टेट न्यूज़ है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बस अब इसको याद रखिएगा। फिर क्या है, नासिब कैंपस का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पाल समुद्र में नए नासिब कैंपस का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स नियंत्रण प्रशासन में क्षमता निर्माण करेगा। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वो आपको सारी पढ़ा देती हूँ एक बार, बाकी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, रीड कर लीजिए, क्योंकि सारी न्यूज़ ना मैंने यहाँ पे डाल दी है इसलिए ताकि आपको लगे कि मैम ने ऐसा ना लगे कि मैम ने स्किप कर दिया, मैंने बताया नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है सारी न्यूज़। ठीक है, आपको अगर लगता है कि पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हफ्ते में वो मैं आपको रिविजन करा देती हूँ। ठीक है, और देखिए वो न्यूज़ जो मैंने ना बहुत डिटेल में पढ़ाई है पिछले हफ्ते, वो मैंने यहाँ पर नहीं रखी है। ये देखिए, मैंने पढ़ाया था आपको NHAI की एक वाहन एक फास्टैग स्कीम पढ़ाई थी, एक पहल पढ़ाई थी
कि आप एक बार आप वो कर लीजिए, मतलब फास्टैग ले लीजिए, उसके बाद 5 साल तक आपका वही काम करेगा, ये पढ़ाया था। फिर अयोध्या के लता मंगेशकर चौक का प्रकाशन उत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले चौक एक सेल्फी हॉट स्पॉट बन गया है। ये न्यूज़ में आपका नहीं पूछेगा। देखिए, अयोध्या मंदिर अगर चर्चा में है तो अयोध्या मंदिर में पूछेगा आपसे कि जो मंदिर बनाया गया है उसमें कौन सी शैली का यूज़ किया गया। तो ना आपको याद रखना है कि अयोध्या मंदिर में नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, द्रविड़ शैली का जैसे होता है साउथ में द्रविड़ शैली का इस्तेमाल करते हैं हम, और अगर आप थोड़ा और ऊपर जाते हो तो बेसर शैली का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे जो नॉर्थ में जितने मंदिर मिलेंगे ना आपको, नागर शैली का इस्तेमाल करते हैं। तो नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में मंदिर ऐसे बनते हैं। देखिए, द्रविड़ शैली में ना उनका जो टॉप का होता है मंदिर में, ये फ्लैट होता है, और जो हमारा नागर शैली में होता है मंदिर का जो वो होता है ना ऊपर, ये थोड़ा सा नुकीला बना होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। फिर कहाँ पे किया? हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो स्टार्ट किया गया। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। ठीक है, और आपने ये सुना, अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी ना, कोचिंग सेंटर दिशा निर्देश जारी किए गए कि अगर आपका बच्चा छोटा है, 16 साल बोला गया है, अगर आपका बच्चा 16 साल से उम्र कम है उसकी, तो आप उसको कोचिंग नहीं भेज सकते हो। मतलब आप जैसे ही पढ़ाना चाहो पढ़ाइए, बट उसको आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भेजेंगे। आई थिंक ये इसलिए स्टार्ट किया गया होगा क्योंकि देखा गया कोरोना के बाद ना जितने ही बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, उनको प्राइवेट ट्यूशन जरूर लगवा रहे थे लोग। शायद उसी मतलब एक टेंडेंसी कम करने के लिए स्टार्ट किया गया होगा। तो लोग तो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि ठीक है, नहीं पढ़ेगा भारत, तभी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भारत। मतलब पढ़ने ही नहीं दे रहे बच्चों को, आप कोचिंग नहीं जाने दे रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? चीन की जनसंख्या की चुनौतियां। ठीक है, इसमें क्या देखिए, चीन का जनसंख्या में घटने के दौरान जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है, जिसमें जनसंख्या कमी को संभालने के उपायों की मांग हो रही है। देखिए, अभी तक क्या था, चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था। तो हुआ गया, वहाँ पे बहुत जनसंख्या होने का रीज़न ये था कि वहाँ पे बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब वहाँ पे ना उनकी डेथ हो रही है, तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। तो अब वो सोच रहे हैं कि जनसंख्या जो तेज़ी से घट रही है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसकी वजह से वो जूझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। पीएम मोदी ने 13वीं संस्करण, आपसे पूछेगा कि जो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण किया गया था। उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया। आपसे उद्घाटन पूछेगा, संस्करण पूछेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपसे इससे शायद ही कुछ पूछे, बाकी कौन जीता है, कौन हारा है, किसको कितने मेडल मिले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम बस गो थ्रू करें जल्दी जल्दी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे की गई। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताने लगूंगी ना कि इसमें गोल्ड मेडल इनको मिला है या ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसी न्यूज़ में हम रह जाएंगे, बाकी पढ़ा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या, सोलापुर में AMRUT परियोजना स्टार्ट की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को नींव रखी है, जो विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएंगे। ये देखिए, कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए। ठीक है, एक कॉरिडोर बनाया गया। असम में मोहजूज, ये बताया आपको मैंने 9 साल बाद मोहजूज, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना आपको कि मोहजूज एक भैंसों की लड़ाई होती है, वो असम में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये मैंने पढ़ाया नहीं था आपको क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाया है। तो क्या है इसका? कोलकाता बुक फेयर। कोलकाता बुक फेयर ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। आप मुझे बताइए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले नंबर का जो बुक फेयर है वो कौन सा है, जो सबसे बड़ा होता है? जो ये कोलकाता में, वो सेकंड नंबर पर आता है। ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर का उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसमें यूके, आपसे पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में ये कोलकाता बुक फेयर था उसकी थीम क्या थी? यूके था। यूके को थीम कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत सारी कंट्री शामिल, आई थिंक 22 कंट्री शामिल हुई है इसमें, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? पक्के पाका हांडविली मैंने पढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश सबसे ऊंचा मेडका प्रतिमा, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। हिमाचल प्रदेश का मेरा बुक मेरा गर्व, ये भी मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चन के फॉर्म में। क्या है? मेरा बुक मेरा गर्व। एक राज्य ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत मेरा स्कूल मेरा घर अभियान का शुभारंभ किया, जो शिक्षा में उच्च गुणवत्ता लाने का उद्दीपन कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? रक्षा समाचार, डिफेंस रिलेटेड न्यूज हमारी है। क्या है? अस्त्र मिसाइल IAF के लिए। ठीक है, अस्त्र मिसाइल एक है IAF के लिए लॉन्च की गई नहीं, उसके बारे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेशी विकसित अस्त्र वायु से वायु मिसाइल का ध्वजारोहण किया। तो आपसे पूछ सकता है कि जो अस्त्र मिसाइल है वो कहाँ से कहाँ मार करती है? तो आप क्या करती है? वायु से वायु में मार करती है, बस आपको इतना याद रखना। ठीक है, किसने बनाई है?
स्वदेशी रूप से विकसित है, मतलब हमारे यहाँ पर ही बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसमें क्या, भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास किया गया। अभी मैंने बढ़ाया था आपको भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास, इसमें लिखा है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 2023 में पहले संवादात्मक अभ्यास एक्स अयोध्या में शामिल होकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसमें भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयोध्या को जोड़ने का प्रतीक है। जो हमारा, जैसे हमारे यहाँ पे ना अयोध्या बहुत फेमस है राम जी की जन्मभूमि के लिए, यह बहुत पुराना है, वैसे ही जो थाईलैंड का अयोध्या है ना, अयोध्या जगह है वहाँ पे, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, इसलिए अभ्यास मतलब एक तरह से मिलिट्री कम सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय सेना और मेटीवाई सहयोग है। भारतीय सेना ने मेटीवाई के साथ मिलकर कटिंग एज मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर विकसित करने का सहयोग करने का एक समझौता किया, जिसमें AI साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी धारा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, 35 ब्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 35 ब्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसमें ब्रो एक तरीके से क्या होता है, सिक्योरिटी फोर्स होती है जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जैसे जगह होती हैं। जैसे आप अगर कभी जाएंगे ना मनाली वगैरह, तो वहाँ पे अटल टनल होती है। जैसे आप अटल टनल क्रॉस करते हो ना या स्टार्ट करते हो वहाँ से, तो वहाँ पे जो फोर्स काम करती है, जो वहाँ पे आर्मी की पलटन काम करती है, उसको ब्रो कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों में BRO द्वारा निर्मित 35 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कुल लागत है 670 करोड़। फिर हमारा योजना समाचार है, मतलब कहाँ पे कौन सी योजना शुरू की है, उससे रिलेटेड न्यूज़ हमारी है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि केरल में 4000 करोड़ रुपए की परियोजना उद्घाटित की है, भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए की जो योजना है बंदरगाह वगैरह के लिए कहाँ पर स्टार्ट की, तो कोच्चि केरल में स्टार्ट किया, आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अभी डेथ से रिलेटेड जो न्यूज रही है, किस मतलब किन की डेथ हुई है उनके बारे में मैंने यहाँ पे सारा चीज़ें ऐड की है। हमारा पहला क्या है, मुनव्वर राणा जी का निधन हुआ है। उनके बारे में देखते हैं कौन थे। प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, 31 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, क्लासिकल गायिका, फिर हमारा ये नेक्स्ट आर्टिकल है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिएगा, ये भी नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है सर। ठीक है, क्लासिकल गायिका जो प्रभा अत्रे हैं, मैंने उनको पढ़ाया था। प्रभा अत्रे जी के बारे में 91 वर्ष की थी, उनकी डेथ हो गई अभी। ठीक है, इनका घराना कौन सा था, किराना घराना से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में क्लासिकल सिंगर थी जो प्रभा अत्रे, उनकी डेथ हुई है, वो कौन से घराने से बिलोंग करती थी। आपसे घराना ही पूछता है, 100% घराना पूछता है, तो है ये किराना घराने से बिलोंग करती है। ठीक है, फिर क्या, मलयालम संगीत निर्देशक जे जॉय, आपसे पूछ सकता है कि जे जॉय जो है कौन से भाषा के संगीत निर्देशक थे, तो मलयालम संगीत निर्देशक थे। ठीक है, निधन हो गया है इनका, 77 इनकी एज थी। इनके बारे में क्या लिखा है, जो अपने समय में मलयालम फिल्म संगीत जगत में टेक्नो म्यूजिशियन के रूप में प्रसिद्ध थे। आपसे पूछ सकता है कि टेक्नो म्यूजिशियन के रूप में प्रसिद्ध मलयालम फिल्मों के संगीतकार थे जिनकी डेथ हुई, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, जे जे जॉय नाम है। ठीक है इनका। फिर क्या है, इनमें दिया गया है 1970 के दशक में कीबोर्ड जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए पहले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। जैसे कीबोर्ड वगैरह है जो आप लैपटॉप में या फ़ोन में लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल अगर किसी ने किया है पहले, तो इन्होंने ही किया था, इसलिए भी इनको याद रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विविध समाचार। बहुत जो अलग अलग मिसलिनियस टॉपिक्स थे अलग अलग टाइप के, उनको सब यहाँ पे रखा है मैंने। अभी हाल ही में FCI की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, उसके बारे में न्यूज़ हमारी है। नेक्स्ट हमारे क्या, भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बत भूरे भालू की पुष्टि की गई। मतलब जो भूरा भालू है, जो ब्राउन भालू होता है, वो दिखता नहीं है, मतलब एक तरीके से वो विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया, तो हाल ही में उसको देखा गया है। ये कहाँ पर देखा गया है, तिब्बती भूरे भालू को देखा गया है उत्तरी सिक्किम की ऊंची चौड़ाई में, मतलब ऊंचाइयों में देखा गया है इस तरीके से। ठीक है, जिसके देश के स्तनधारी विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिन्हित करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो भूरा भालू देखा गया है कहाँ पर देखा गया है, तो सिक्किम में देखा गया है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। FCI की जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, उनको देखते हैं हम। आई स्टेम का समावेश आई स्टेम, जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके बारे में क्या किया है, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का नक्शा, जिसे आई स्टेम कहा जाता है, सौजन्य से
नामक एक उत्कृष्ट पहल शुरू करने जा रहा है। जो आई स्टेम है वो एक समावेश नई पहल शुरू करने जा रहा है। इससे रिलेटेड न्यूज़ हमारी है। नेक्स्ट हमारा क्या, निपाह वायरस टीका पर मानव परीक्षण का प्रारंभ। जो निपाह वायरस है, मतलब जो निपाह वायरस है उसका टीकाकरण होता था ना, अभी टीका उसका बना नहीं था, मतलब एक तरह से वैक्सीन उसकी बनी नहीं थी, उसकी वैक्सीन बना ली गई है और उसका मानव पर प्रयोग किया जा रहा है कि उसका वैक्सीन अगर लगाएंगे कोई बीमार व्यक्ति है उस पर कैसे असर होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसके बारे में न्यूज़ हमारी है। क्या बोला गया है, यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, आपसे पूछ सकता है कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने, तो यूनाइटेड किंगडम के यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार निपाह वायरस के खिलाफ मानव परीक्षण की शुरुआत की है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि निपाह एक घातक रूप से संक्रमित करने वाला वायरस है और इसका वैक्सीन एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, जिस तरीके से कोरोना वगैरह था ना, कोरोना वायरस फैला था बहुत ज़्यादा लोगों में और उसकी वैक्सीन बनाना बहुत ज़रूरी होगा, तो इसके इसलिए भी निपाह वायरस के लिए पहले से वैक्सीन बना रहे हैं कि भाई इतना ऑलरेडी इससे खतरा हमने महसूस किया है, इतनी सारी डेथ हुई हैं, तो हमें इसका वैक्सीन बना के रखना चाहिए। तो अभी हाल ही में वैक्सीन बनाई गई। आपसे पूछ सकता है कि निपाह वायरस की वैक्सीन किसने बनाई है, तो यूके बेस्ड जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय वहाँ के साइंटिस्ट ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, इसरो ने मछुआरों के लिए उन्नत आपातकालीन संकेत प्रसारक प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछ सकता है कि मछुआरों के लिए किसने संकेत प्रसारक यूज़ किया है, तो इसरो ने स्टार्ट किया है। ठीक है, क्या है, उपग्रह संचार और नेविगेशन क्षमताओं में वृद्धि के लिए, ताकि जैसे होता है ना कि बहुत सारे मछुआरे वगैरह होते हैं जो ज़्यादातर आप देखेंगे ना साउथ में हो गया, हमारे साउथ इंडिया में, हमारे यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी होता है कि मछुआरे गए, मतलब मछली पकड़ने के लिए गए और दूर निकल जाते हैं उन्हें, और फिर आने में प्रॉब्लम होती है, डेथ बहुत सारी होती हैं क्योंकि उन्हें आने में ना, मतलब अगर कोई तूफान आ गया, बारिश हो रही है, तो उनको पता चलता नहीं कि किस तरफ जाना है। तो ऐसी चीज़ें ना हों, वो अपने आप को थोड़ा सेफ रख सकें, तो इसरो ने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है WEF 2024 में अज्ञात स्वास्थ्य खतरा डिजीज़ एक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर मतलब WEF ने बताया है कि अगर जब डिजीज़ एक्स आता है, तो अभी कोरोना से जितनी डेथ हुई है लगभग 70 लाख डेथ हुई है, 70 या समथिंग 50 लाख डेथ हुई है कोरोना से, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर डिजीज़ एक्स आता है तो इससे लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ होने की संभावना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, नई डिजीज़ है, जैसे कोरोना वायरस नई डिजीज़ थी, हमें पता नहीं था उसके बारे में, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट का IIT मद्रास और अल्टेयर ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च किया है। इमोबिलिटी के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए है। जो इस अल्टेयर जो इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब्स होती हैं वो अभी हाल ही में कहाँ पे लॉन्च की गई है, IIT मद्रास और अल्टेयर ने, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चीन के बेटा बोल्ट, आपको पढ़ाया था मैंने, चीन के बेटा बोल्ट ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो 50 साल तक ड्रेन नहीं होती, एक बार आप चार्ज करिए 50 साल तक आपको उसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा था कहाँ की कंपनी, चीन की बड़ी कंपनी है, नाम क्या है, बेटा बोल्ट नाम है इसका। देखिए अगर चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या आप ड्रोन वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो इस बैटरी को आप फ़ोन या ड्रोन में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आपने एक बार फ़ोन इसको लगाया फ़ोन में, आप फ़ोन चेंज करते देंगे लेकिन बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50 साल बहुत होता है, एक बार आप चार्ज करिएगा। और आई थिंक इसमें कोई निकल का आइसोटोप यूज़ किया गया है। और इस बैटरी की सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कि इससे कोई हानिकारक मतलब प्रकीर्णन नहीं होगा, हानिकारक कोई रेज नहीं निकलेंगी, तो इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पुरस्कार किसको कहाँ पे मिला है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग एक बार। US एयरफोर्स ऑफिसर मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, मिस जो मेडिसन है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे डिटेल से कि मिस मेडिसन कौन है और कहाँ से बिलोंग करती हैं, इन्हें क्यों अवार्ड दिया गया है, किस श्रेणी में दिया गया है, एज कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दीपा भंडारे को VSI पुरस्कार दिया गया है। दीपा भंडारे जी को VSI पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्या है, शिव दत्ता कॉर्पोरेशन शुगर फैक्ट्री, ये मैंने पढ़ाया था, वो दीपा भंडारे पहली ऐसी महिला है जिनको शुगर क्षेत्र में मतलब ये अवार्ड दिया गया है। जो VSI पुरस्कार जो है वो पहली ऐसी भारतीय महिला जिनको ये दिया गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, शुगर फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो मतलब कि चीनी वगैरह मिल्स होती हैं उनसे रिलेटेड है इनका। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्यावरण अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी। तो आपसे पूछ सकता है कि जो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकार का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, या पहली महिला कौन सी बनी, दीपा भंडारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एमी अवार्ड 2024 विजेता कौन है। एमी अवार्ड्स हर साल होते हैं, 2024 में हुए हैं, उसका विजेता कौन है। एमी अवार्ड 2024 का जो समारोह है टेलीविजन में सर्वोत्तम उत्कृष्ट
प्रदर्शन करने वाले कई शोज़ को दिखाया जाता है। इसमें बहुत सारे शोज़ वगैरह हैं, उनको मतलब उनकी रैंकिंग सेट होती है कि कौन सा शो कितना सफल रहा है या दर्शकों ने कितना उसको पसंद किया, उसके हिसाब से लोगों को मतलब शोज़ वगैरह को रैंकिंग दी जाती है और अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, सक्सेशन ने नामांकन में प्रमुखता दिखाई है। इससे आधुनिक टेलीविजन के विभिन्न और गतिशील प्रकृति का साक्षात्कार था। ये सब 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हैं। मतलब आपसे पूछ सकता है कि जो हाल ही में एमी अवार्ड्स हुए हैं वो कौन से नंबर के थे, तो वो 75 नंबर के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। हमारा ये भी आर्टिकल इसमें देखते हैं, हाँ जी वाला। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार दिग्गज न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को दिया गया। मैंने पढ़ाया था आपको, जो असम वैभव पुरस्कार है रंजन गोगोई को इसलिए दिया गया कि वो वहीं से बिलोंग करते थे, मतलब असम से ही बिलोंग करते थे, और वो ऐसे नॉर्थ ईस्ट के पहले जज थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में मेन मुख्य जज के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और इनको कौन कौन से और अन्य अवार्ड दिए गए वो मैंने सारे आपको डिस्कस किए थे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जियानी इन्फांटिनो का दुबई में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पुरस्कार दिया गया। ये हमने नहीं पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं इसको। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो क्या है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अब जो इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, आपसे पूछ सकता है, तो किसे दिया गया है, जियानी इन्फांटिनो को। ठीक है, इन्फांटिनो इनको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार। मैंने आपको बताया था सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसको दिया गया है, जो बेंगलुरु में टर्मिनल 2 है उसको दिया गया है। नाम बताइएगा हमारा हवाई अड्डे का नाम क्या है। ठीक है, उसको सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, मतलब सुंदरता के रूप में भी दिया गया है उन्हें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। 19 बच्चों के लिए उत्कृष्ट उपलब्धियों पुरस्कार 22 जनवरी को सायं ज्ञान से साक्षात्कार में दिए गए हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि जो हाल ही में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है, कितने बच्चों को दिया गया, तो 19 बच्चों को दिया गया। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। फिर इसमें क्या है, ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, वो जो दो नीचे न्यूज़ दी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं खास, मैं डाल दी है न्यूज़ में ताकि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है, स्पेस एक्स ने पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री के साथ ISS के लिए X3 मिशन लॉन्च किया। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे पूछ सकता है कि X3 ये क्या है। X3 देखिए स्पेस मिशन है। ठीक है, स्पेस मिशन है जो किसने भेजा है, स्पेस एक्स तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी जो है ISS के लिए भेजा है इन्होंने, दो संस्थाओं ने मिलकर भेजा है। इसका देखते हैं क्या है, स्पेस एक्स ने 18 जनवरी को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल, आपसे पूछ सकता है कि जो कैप्सूल उसका नाम क्या है, क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम फ्रीडम है। ठीक है, को फाल्कन रॉकेट के साथ फाल्कन रॉकेट यूज़ किया गया है, इसमें के ऊपर अंतरिक्ष में भेजा गया है। ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित तीसरा मिशन था। ऑलरेडी इसके पहले 2 मिशन ऑलरेडी इनके द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं। तो ये बता रहा है कि इसमें ये सब मतलब ये ड्रैगन जो उनका कैप्सूल है उसका नाम फ्रीडम था, फॉल्कन रॉकेट यूज़ किया गया है, मिशन का नाम X3 है, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक्सियोम का अखिल यूरोपीय वाणिज्य अंतरिक्ष यात्री मिशन, मतलब इसमें क्या है, ये अपने एक वाणिज्य मिशन एक तरीके से शोध करने से ज़्यादा शोध करेगा ही, इसके अलावा इसे वाणिज्य मतलब बेनिफिट लेने के लिए भी, व्यापार करने के उद्देश्य से भी भेजा गया इसे, ताकि इन फ्यूचर कुछ इनकम जनरेट किया जा सके। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रियो के नेतृत्व में X3 मिशन में विविध दल शामिल हैं, मतलब बहुत सारे दल गए हैं, इसमें सिंगल दल नहीं गया है। ठीक है, मिशन पायलट वॉल्टर, आपको नाम क्या रखना है, जो मिशन के पायलट हैं वॉल्टर विदालेई और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री मार्कस वॉन्ट के साथ इसमें तुर्की के उद्घाटन अंतरिक्ष यात्री अल्पर, ये सारे डाटा है आपका कौन कौन सा गया है, इनमें ये भी गए हैं शामिल होकर। मतलब कि ये जो स्पेस मिशन गए थे बहुत सारे लोग गए हैं, तुर्की के भी कुछ वैज्ञानिक गए हैं, नासा से भी कुछ लोग गए हुए हैं, सारे लोग इन्होंने गए, एक तरीके से वाणिज्य मिशन है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है,
पहला अखिल यूरोपीय वाणिज्य अंतरिक्ष यात्री मिशन है। तो आपको याद रखना है कि किसने किसने मिलकर स्टार्ट किया, क्योंकि ये पहला वाणिज्य है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। अभी कोई हम जैसे हम स्टार्ट करें, अगर इंडिया कोई वाणिज्य मिशन भेजे तो वो सिर्फ इंडिया का है, कि इंडिया ने अपने कुछ मतलब बेनिफिट्स के लिए इन फ्यूचर उनको उस तरीके से भेजा है। लेकिन क्या है, इंटरनेशनल है, बहुत सारी स्पेस एजेंसीज मिल करके एक मिशन बना रही है और उसको भेज रही हैं बाहर, तो इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स वगैरह मैं आपके साथ कल अच्छे से डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले, या तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन सेट कर दूंगी और उसके बारे में आपसे हम सारा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जितना भी हमारा पिछले हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है वो मैंने आपके साथ सारा शेयर कर दिया है। और जो लगे थे कि आज मतलब कुछ नए आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारा BIM था, मतलब बस्टर्ड इंडियन था, जो हमारा पक्षी था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। X3 मिशन था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, ताकि हमें पता चले आपको आप वीडियो डेली देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। और मैंने आपको कल बताया था, हमने कुछ टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम मतलब उनका प्राइस है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। और हमने एक फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया NCERT का। NCERT फाउंडेशन बैच हमारा है 6 to 12 है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। आपको नोट्स वगैरह भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप UPSC या किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ NCERT क्लासेस लेकर के, ठीक है। और अगर आप RO का एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए हमने बहुत कम प्राइस में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। 75 रुपीज़ में 60 टेस्ट हैं। इसके अलावा 30 टेस्ट हमारे कितने में है, 51 रुपीज़ में है। तो आप चाहो तो हमारे एक बार टेस्ट सीरीज देकर देखिए, आपको आई होप आपको सारी अच्छी लगेंगी, क्योंकि हम आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।